हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 सिविक्स के सेकंड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फेडरलिज्म। ओके, तो हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया है एंड आपको चैनल पे एसएसटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप देखेंगे कि हमने उसमें पावर शेयरिंग चैप्टर को पूरा फिनिश कर लिया है एंड ये हम करने जा रहे हैं अब सेकंड चैप्टर। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। सो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसमें ओवरव्यू में दिया हुआ है कि प्रीवियस चैप्टर में हमने ये देखा कि वर्टिकल डिवीज़न जो है पावर शेयरिंग की, उसमें हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर को शेयर करते हैं। हमने देखा था इसमें वर्टिकल थी एक हॉरिजेंटल थी। हॉरिजेंटल में ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर करते हैं और वर्टिकल डिवीज़न में लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर करते हैं और ये मेजर फॉर्म है पावर शेयरिंग का मॉडर्न डेमोक्रेसी में। अब इस चैप्टर में हम फोकस करने जा रहे हैं इसी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पे जिसको हम कॉमनली फेडरलिज्म भी कहते हैं। मतलब ये जो चैप्टर है पूरा वो फेडरलिज्म के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। ओके, हम देखेंगे कि इंडिया में किस तरह से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है एंड एंड में हम देखेंगे कि एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट आई जो कि थी लोकल गवर्नमेंट। सो उसका रोल देखेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो हमारा पहला इसमें टॉपिक आता है व्हाट इज़ फेडरलिज्म। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा बैक जाते हैं चैप्टर में जहाँ पे हमने बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी देखी थी। वहाँ पे हमने देखा था कि बेल्जियम में क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर रीजनल गवर्नमेंट को मिल गई थी। रीजनल मतलब जो उसके अंडर आती थी। अब वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है एंड कह सकते हैं कि उसके सब यूनिट्स में कोई भी गवर्नमेंट आ सकती है। तो ये जो पावर थी वो उसको नोमिनियल मिली थी, मतलब नाम के लिए पावर मिल गई थी। बट जब 1970 से 1993 के बीच उनके कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजेस हुए तब ये जो पावर थी वो उन्हें जो रीजनल गवर्नमेंट थी उसको ये जो पावर मिली वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिल गई। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड हो गई पावर। तो इससे क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी पावर को छीन नहीं सकता था रीजनल गवर्नमेंट से। पहले ये डर बना था कि ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावर ले ले, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। तो हमने ये भी देखा कि किस तरह से बेल्जियम यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट में शिफ्ट हो गया एंड यूनिटरी एंड फेडरल जो हम यहाँ वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट का ही टाइप है जिसको हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि श्रीलंका में कोई पावर शेयरिंग नहीं की गई थी। मतलब वहाँ पे जो यूनिटरी सिस्टम थी गवर्नमेंट की, जहाँ पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती थी, उसी के पास सारी पावर थी। वहाँ के जो तमिल लीडर्स थे वो चाहते थे कि वहाँ फेडरल सिस्टम आए, पावर का डिवीज़न हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वहाँ सिंधाला कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी और उसी के गवर्नमेंट भी थी। सो आइए यहाँ पे डिफिनेशन हमारा आता है फेडरलिज्म का। तो फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें हम पावर को शेयर करते हैं बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। सेंट्रल अथॉरिटी मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, और इसकी कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स मतलब उसके अंडर जितनी गवर्नमेंट आती है उसको बोलेंगे कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ गई स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, तो ये हो गई कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। अब यूजुअली क्या होता है कि एक फेडरल कंट्री अगर हम किसी को कह रहे हैं तो उसमें 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होना ही चाहिए। होना चाहिए, मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 2 तो मैक्सिमम होना चाहिए। अब इसमें अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और ये ऐसे सब्जेक्ट पर डील करती है जो कि पूरे नेशन से जुड़ा हुआ होता है, मतलब पूरे ओवरऑल कंट्री से जुड़ा होता है। यहाँ पे इसकी डिफिनेशन है, 1 की जगह पे आप लिख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ द गवर्नमेंट, यहाँ से लेकर नेशनल इंटरेस्ट तक आपका ये डिफिनेशन हो जाएगा। एंड सेकेंडली हमारा आता है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट की डिफिनेशन ये होगी
अब अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जो अपने स्टेट की डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है। तो इसकी डिफिनीशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट। अपने पर्टिकुलर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है स्टेट गवर्नमेंट। अब हमारा थर्ड आता है लोकल गवर्नमेंट। सो लोकल गवर्नमेंट की डिफिनेशन हो जाएगी, लोकल गवर्नमेंट इज़ अ गवर्नमेंट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर लोकेलिटी। ओके, सो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, आपको स्टेट की जगह पे यहाँ लोकल लिख देना है। लोकल गवर्नमेंट इज़ अ गवर्नमेंट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर, स्टेट की जगह लिख देना है लोकेलिटी। ओके, तो ये हो गई लोकल गवर्नमेंट की डिफिनेशन। अब क्या यहाँ बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी पावर इंजॉय करते हैं इंडिपेंडेंट होकर, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड है या फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड है, क्योंकि इनके जो पावर है या फिर वर्क है ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही डिस्क्राइब है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। तो इसलिए कोई भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। अब हमने यहाँ पे देखा था, दो वर्ड आए थे, एक था यूनिटरी और एक था फेडरल। ओके, यूनिटरी एंड फेडरल, तो ये दोनों जो है वो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला जो यूनिटरी है, यूनिटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है कि केवल एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है जो कि होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और ऐसा भी कुछ केसेस होते हैं जिसमें एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है और उसके अंडर में कुछ सब यूनिट्स आते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरह से निर्धारित होते हैं, मतलब उनके ऊपर सबऑर्डिनेट होते हैं। अगर कोई काम उनको करना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ कर करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है, उनके जो सब यूनिट्स में गवर्नमेंट आती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो। इसलिए कह सकते हैं कि उसमें यूनिटरी गवर्नमेंट में केवल नाम के लिए डिवीज़न होता है पावर का, उसमें मैक्सिमम जो पावर्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती हैं, मतलब उसी के पास सारी पावर होती है। वो जो ऑर्डर देता है वो उसके अंदर जितने भी गवर्नमेंट है उसको फॉलो करनी होती हैं ना। सेकंड हमारा आता है फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकता कि क्या करना है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर है और जो उसे वर्क करना है जो भी जिस मैटर पर, तो वो सब उसको पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। और ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी है, मतलब जितने भी वर्क हैं इनके पावर हैं ये सब कुछ पहले से ही डिस्क्राइब है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें फेडरल सिस्टम में कोई भी गवर्नमेंट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती है। और ये दोनों ही गवर्नमेंट सेपरेटली एक पीपल मतलब लोगों को आंसरेबल होते हैं। जैसे कोई लॉ पास हुआ तो उसको वो लोगों को बताएंगे कि मैंने ये लॉ क्यों पास किया। ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी बताने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें। अब हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, मतलब इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो पहला तो यही है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, और लेवल्स को हम लोग टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। जो डिफरेंट लेवल्स या फिर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं वो सेम सिटीजन को गवर्न करती हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है एमपी, ओके, मध्य प्रदेश, या फिर सपोज़ करते हैं यूपी है, कोई भी स्टेट हो गया पर्टिकुलर। तो यहाँ पे जो रहने वाले सिटीजन हैं उसको गवर्न करेगी यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट। कोई लॉ अगर पास करती है स्टेट गवर्नमेंट तो इनको मानना होगा। अब बात करें अगर पूरे ओवरऑल कंट्री की, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉ पास करती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट में रहने वाले लोगों को मानना होगा। तो यही चीज़ है कि सिटीजन तो सेम है लेकिन गवर्नमेंट अलग अलग है, पर जो लेवल्स हैं गवर्नमेंट की अलग अलग, उनका एक दायरा है जहाँ पर वो अपने लॉ बना सकते हैं, जहाँ पर वो रूल कर सकते हैं। ज्यूरिसडिक्शन मतलब वो एरिया
जहाँ तक उनको लीगल अथॉरिटी है कि वो वर्क कर सकती हैं। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया है, द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे किसी की लीगल अथॉरिटी है कि हाँ तुम यहाँ तक वर्क कर सकते हो। और ये जोग्राफिकल बाउंड्रीज भी हो सकती हैं, जैसे हम देखते हैं कि स्टेट की बाउंड्रीज होती हैं अलग अलग स्टेट्स की, जैसे यूपी की बाउंड्री हो गई और सब जितने भी स्टेट हैं। और ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट इस सब्जेक्ट पर वर्क करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट इस सब्जेक्ट पर वर्क करेगी। तो ये होता है ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कि हर एक मैटर, चाहे वो जिस मतलब मैटर हो, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका अलग अलग दायरा होता है जहाँ पे वो रूल करती है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री को रूल करती है, लेकिन हम सपोज़ करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट है किसी पर्टिकुलर स्टेट की, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने जो नेबरिंग स्टेट है उसमें भी कोई रूल पास कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने पर्टिकुलर स्टेट को ही देखेगी। ना हमारा थर्ड आता है कि जो इनके ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं, डिफरेंट लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट की, वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। तो ये सब चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होते हैं, जिससे कि कन्फ्लिक्ट ना हो कि हम कौन से एरिया में रूल करेंगे एंड हम कौन से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लेते हैं कोई एक टॉपिक है जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि वो लॉ बनाएगी एंड स्टेट गवर्नमेंट कह रही है वो लॉ बनाएगी, तो ये सब कन्फ्लिक्ट ना हो इस वजह से पहले से ही सब कुछ बता दिया गया है कि कौन क्या काम करेगा। फोर्थ हमारा आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल प्रोविजंस है, मतलब इम्पॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं, उसको कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेले अगर वो चाहे तो चेंज नहीं कर सकती, उसके लिए दोनों गवर्नमेंट की सहमति ज़रूरी है ना। फिफ्थ आता है कि अगर मान लीजिए कन्फ्लिक्ट हो जाए कभी भी किसी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच, मान लेते हैं दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच हो जाए या फिर सेंट्रल स्टेट के बीच हो जाए, तो उस समय क्या होगा कि कोर्ट, जो कि हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वो एक अंपायर की तरह वर्क करेगा और उस कन्फ्लिक्ट को कम कर देगा, मतलब कम करने की उसके पास पावर है। और जितने भी पावर हैं स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की और कहाँ पे वो वर्क कर सकते हैं कहाँ नहीं, तो वो सब बताने का हक कोर्ट को है। अब हमारा सिक्स्थ आता है कि जो सोर्सेज है रेवेन्यू के, मतलब पैसे फाइनेंशियली वो वीक ना हो कोई भी स्टेट या फिर सेंट्रल, तो उसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहले से ही सब कुछ दिया है कि आपको कहाँ से अपना टैक्स कलेक्ट करना है एंड आपको कहाँ करना है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका पर्टिकुलर एरिया है कि वो कहाँ से करेगा, एंड स्टेट गवर्नमेंट का अपना है, जिससे कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहे एंड कोई भी क्राइसिस ना आए। नाउ जो फेडरल सिस्टम है इसका दो ऑब्जेक्टिव है। एक तो है कि यूनिटी, जो कंट्री की यूनिटी है उसको सेव करना और बढ़ावा देना उस चीज़ को। एंड सेकंड ये है कि हमारे कंट्री में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में रहते हैं, तो उसको एकोमोडेट करके रखना, मतलब एक बांध के रखना, जिससे कि कोई भी कन्फ्लिक्ट के चांसेस ना रहें। तो पहला तो ये हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन बन के आता तो आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट हो जाएगा टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, एंड सेकंड हो जाएगा एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। अब एक आइडियल फेडरल सिस्टम के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला तो उनके बीच म्यूचुअल ट्रस्ट होनी चाहिए और दूसरा एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर।